हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। यह इसका पहला पार्ट है। अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करें या फिर संरक्षित जैवमंडल की बात करते हैं भारत में, तो इनकी कुल संख्या अगर आप देखोगे तो 18 है। कुल संख्या कितनी है? 18 है। परंतु यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आपके 12 भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ा गया है। ठीक है बात। भारत में कुल इनकी संख्या कितनी है? 18 है। लेकिन यूनेस्को द्वारा अगर आप पूछा जाए तो कितने हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल, तो आप बोलेंगे 12 हैं। अगर आप जैवमंडल की बात करते हो, जैवमंडल वह क्षेत्र होता है जहां पर आपके तीनों स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों चीजें एक साथ क्रियाएं करती हैं और जहां पर जीवन संभव हो सकता है, उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। अब यहाँ पर फ्लोरा भी होते हैं और फौना भी होते हैं। अब भारत में कहाँ-कहाँ पर हैं, कैसे-कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके हम अध्ययन करेंगे और जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे जुड़ी हुई रहेंगी, वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की अगर आप बात करते हो, तो ये आपके स्क्रीन पर ये कुल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। कौन-कौन से हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद इसको डिटेल में हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हो, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है बाबू? कोल्ड डेज़र्ट है। कौन-सा है? कोल्ड डेज़र्ट है। वहीं पर उत्तराखंड की अगर आप बात करते हो, उत्तराखंड में कौन-सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व है। फिर आप आ जाओगे सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व है। वहीं पर अगर आप असम में आ जाते हैं, तो असम वाले क्षेत्र में अगर आप देखिएगा, तो असम में 2 मिलेंगे, एक मानस मिलेगा और एक डिब्रू साइखोवा मिलेगा। असम वाले क्षेत्र में 2 मिलेंगे। असम में कितने हैं? 2 हैं। अरुणाचल प्रदेश में आ जाएँगे तो देहांग, दिबांग वाला क्षेत्र हो जाता है। देहांग, दिबांग बायोस्फीयर रिज़र्व हो जाता है। वहीं पर अगर आप मेघालय में आएँगे तो मेघालय में आपको नोकरेक देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आ जाएँगे तो यहाँ पर सुंदरबन देखने को मिल जाता है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में आ जाएँगे तो यहाँ पर सिम्लीपाल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिम्लीपाल देखने को मिल जाता है, सिम्लीपल। ठीक है बात? फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाएँगे तो शेषाचलम देखने को मिल जाता है। अंडमान एंड निकोबार में आ जाएँगे तो ग्रेट निकोबार आपको बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ जाएँगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु और केरल की अगर आप सीमा की बात करते हैं तो अगस्त्यमलाय देखने को मिल जाता है। वहीं पर तमिलनाडु और केरल तमिलनाडु और केरल में आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिल जाता है। फिर अचनाकमार और अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिज़र्व है वो आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर है आपका। फिर उसके बाद एमपी में अगर आते हैं तो एमपी में आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिलता है और पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिल जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में कितने आपको देखने को मिलते हैं? 2 देखने को मिल जाते हैं। गुजरात में देखने की बात करते हैं तो कच्छ बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिल जाता है। ठीक है बात? कच्छ बायोस्फीयर रिज़र्व देखने को मिल जाता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अगर आप टोटल इनकी संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुल निकल करके कितनी आती हैं? 18 आती हैं। इन 18 के बारे में एक-एक करके हम देखेंगे और उन 12 के नाम हम याद करेंगे जो कि यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में मैप में उसको शामिल किया गया है। उन 12 के नाम आपको याद रखने हैं और जैसे-जैसे वो आगे जुड़ते जाते हैं उसको भी हम याद करते जाएँगे। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊँ कि आखिर बायोस्फीयर होता क्या है, उसमें कितने रीजन होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर क्या-क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप बात करते हो तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसको यूनेस्को द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया था। ये जो है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बनाया गया था पीपल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में, जो ह्यूमन है और जो एनवायरनमेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बिल्डअप करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था कि मानव और प्रकृति के बीच में जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाए। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, कंट्री जो होता है वो अपना खुद का बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करती है, डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है और फिर वो कोशिश करती है कि यूनेस्को द्वारा उसे अप्रूवल मिल जाए और उसे शामिल कर लिया जाए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है बात? अब देखो, पहला कार्य क्या होता है, कंट्री अपना खुद का बायोस्फीयर डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है और फिर उसे भेजती है यूनेस्को में, यूनेस्को उसे अप्रूव करता है और वह इसे प्रोग्राम में शामिल कर लेता है। ठीक है? अब देखो, इंडिया के पास कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 है, जिनमें से 12 अप्रूव किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। समझे बात को? अब देखो, यह इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब अंतर सरकारी आपका प्रोग्राम है जो सरकारों के बीच में होता है और
1971 में यूनेस्को द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। 1971 यूनेस्को द्वारा इसको शुरू किया गया था मैप को। उसके बाद भारत में कुल कितने हैं? अभी 18 हैं और 12 जो हैं वो अप्रूव किए जा चुके हैं, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और ये करंट का टॉपिक है बेटा, समझ में आ गई बात? अगर आगे इनकी संख्या बढ़ती है तो उस संख्या को आप लोग इसमें जोड़ते चले जाएंगे, आप इसमें बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को के बारे में देखेंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो ये जो बना था 1945 में इसका निर्माण हुआ था। अब यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जिसका काम क्या होता है? विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना और कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना। किस-किस क्षेत्र में? एजुकेशन के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में। अब देखो, इसमें 194 मेंबर स्टेट हैं और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है बात? और इसमें बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बात? अब इसका काम क्या है बेटा? वर्ल्ड में शांति बनाना और सुरक्षा स्थापित करना और कॉपरेशन एस्टेब्लिश करना विश्व स्तर पर, एजुकेशन के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में, ठीक है बात? अभी इसमें कितने सदस्य हैं बेटा? 194 हैं और 12 जो हैं इसमें एसोसिएट मेंबर हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है तो उसको भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इतनी बात याद रखिए। इसमें मेंबर कितने हैं बेटा? 194 अभी इस समय मेंबर हैं और 12 एसोसिएट मेंबर हैं। हेडक्वार्टर की अगर आप बात करते हो, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पहले आप इसका फुल फॉर्म दिमाग में रखेंगे, उसके बाद इसकी स्थापना दिमाग में रखेंगे, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको दिमाग में रखना है और इसमें कितने सदस्य हैं ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें तो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। पहला फुल फॉर्म, दूसरा इसकी स्थापना और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका हेडक्वार्टर और चौथे पर आप इसमें कितने इसके सदस्य आपके देश हैं उसको भी दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है? इतनी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट, अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है बेटा कोर ज़ोन, दूसरा जो होता है वो कहलाता है बफर ज़ोन और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन ज़ोन। और ये होता कैसा है? ध्यान से देखिएगा। अगर आप बात करते हैं ये सबसे बीच वाला क्षेत्र जो होता है इसको कहते हैं कोर ज़ोन, ठीक है बात? इसके बाहर वाला जो क्षेत्र होता है इसे बोला जाता है बाबू बफर ज़ोन और सबसे बाहर वाला क्षेत्र जो होता है इसे बोला जाता है ट्रांजिशन ज़ोन या फिर मैनिपुलेशन ज़ोन, ठीक है बात? सिलॉग पढ़े होंगे ना? बस उसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है? ऑल सी इज़ बी है, ऑल बी इज़ ई है। समझ में आ गई बात? इस तरह से याद करना। तो ये जो कोर ज़ोन है, ये कोर ज़ोन होता है, ये मेन चीज़ है बेटा, ठीक है बात? इट इज़ इनर मोस्ट एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे आंतरिक भाग होता है। ये हाइली एंड लॉफुली प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा आपका लॉ बाइंडिंग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है वो कोर ज़ोन ही होता है। अब इस कोर ज़ोन में होता क्या है बाबू? इस कोर ज़ोन में होता है वो होते हैं नेशनल पार्क्स। क्या होते हैं बेटा? नेशनल पार्क। यहाँ पर जो मानव की गतिविधियाँ होती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की मानव की कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है। समझ में आया? कुछ भी नहीं हो सकता है। बस इतना मान के चलो ये जो घर है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जानवरों के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये सबसे इनरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, सबसे सबसे प्रोहिबिटेड जो क्षेत्र होता है वो कोर ज़ोन होता है। उसके बाहर जब आते हैं तो उसके बाहर कौन-सा ज़ोन मिलता है आपको? बफर ज़ोन मिलता है। ठीक है बात? अब इस बफर ज़ोन में क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो? यहाँ पर रिसर्च हो सकती है और एजुकेशनल एक्टिविटी यहाँ पर परमिट है, ठीक है बात? परमिटेड टू ह्यूमन, ठीक है? लिमिटेड टूरिज़्म है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर आप जा नहीं सकते हो, घूम नहीं सकते हो, लिमिटेड टूरिज़्म यहाँ पर होता है। माइल्ड ग्रेज़िंग हो सकता है, मतलब जो भी पशुपालन कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए यहाँ पर अपने पशुओं को छोड़ सकते हैं, जो यहाँ पर आपके जानवरों को चरने के लिए छोड़ सकते हैं यहाँ पर, बट रेगुलेटेड, मतलब यहाँ पर रेगुलेटेड हो, मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि खा-वा करके सब खत्म करवा दिए, नहीं। यहाँ पर माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, जैसे मान लो टिम्बर हो गया, ग्लू हो गया, गोंद हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ पर होती हैं बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोर क्षेत्र में क्या होगा बेटा? नेशनल पार्क होगा, जो हाइली आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। उससे थोड़ा-सा छूट जो मिलता है, वो मिलता है बफर ज़ोन में। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं बेटा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जैसे नेशनल पार्क की अगर आप बात करते हो, नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क आर इन आईयूसीएन कैटेगरी
2 ये IUCN की, अभी IUCN के बारे में बताता हूँ, ये कैटेगरी 2 में है। उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो IUCN कैटेगरी 4 में शामिल किए गए हैं। अब आते हैं बेटा ट्रांजिशन ज़ोन या फिर मैनिपुलेशन ज़ोन। यहाँ पर सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपकी परमिटेड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जा सकता है, क्रॉपिंग यहाँ पर किया जा सकता है, रिक्रिएशन यहाँ किया जा सकता है, मतलब कैंपिंग की जा सकती है, यहाँ पर जाकर के रह सकते हो, घूम सकते हो, यहाँ पर अपना घर बना करके आप निवास कर सकते हो, यहाँ से रोड्स जा सकती हैं, यहाँ से रेलवे ट्रैक्स बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई सकती हैं, यहाँ पर माइनिंग हो सकता है और यहाँ पर टूरिज़्म्स होते हैं। मतलब जो ट्रांजिशन क्षेत्र होता है, जो बफर ज़ोन के बाहर का क्षेत्र होता है, वो पूरी तरीके से ओपन एरिया होता है। अब ये ध्यान समझिए बाबू, अंदर वाले क्षेत्र में कोई भी गतिविधियाँ नहीं संभव है। यहाँ पर क्या-क्या हो सकता है, बहुत ही कम क्षेत्र में आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ से पा सकते हो। आप यहाँ पर थोड़ी बहुत टूरिज़्म कर सकते हो और थोड़ी बहुत ग्रेज़िंग यहाँ पर कर सकते हो। और मानव के लिए इसके बाहर का क्षेत्र है। मानव के लिए क्या है, इसके बाहर का क्षेत्र है। अब चाहे इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, रोड हो, सेटलमेंट हो, घर बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो कहाँ पर करेगा बेटा, ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन ज़ोन में करेगा। तो ये पूरा मिलकर के बायोस्फीयर सिस्टम बनाता है। आपका बायोस्फीयर सिस्टम के कितने क्षेत्र होते हैं बेटा, 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे स्ट्रिक्टली वाला कौन-सा होता है, कोर ज़ोन, उसके बाहर जो होता है वो बफर ज़ोन, उसके बाहर का होता है ट्रांजिशन ज़ोन। हम किसमें रहेंगे, हम ट्रांजिशन वाले क्षेत्र में रहेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ किसमें बनेंगी, बफर ज़ोन में मिलेगी। थोड़ा-सा उसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन नेशनल पार्क की तुलना में कम हो जाता है। कोर ज़ोन में क्या बनेगा बेटा, नेशनल पार्क बनेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया होता है। वहाँ पर ना ही पेड़ों की कटाई हो सकती है, ना ही जानवरों को मार सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले क्षेत्र में जानवरों को तो नहीं मार सकते, लेकिन फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको मिल रही हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है बात? ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन ज़ोन जो होता है, वो ह्यूमन की एक्टिविटी के लिए पूरी तरीके से ओपन होता है। ठीक है? ये होता है बायोस्फीयर रिज़र्व। ठीक है बात? अब देखो IUCN क्या होता है? IUCN की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर is an international organization working in the field of nature, conservation and sustainable use of natural resources। जो प्राकृतिक आपकी चीजें मिल रही हैं, जो प्राकृतिक आपको उत्पाद यहाँ से मिल रहा है, उसका पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको उसका यूज करना है। ठीक है, उसको कंजर्व करते हुए चलना है और ऐसा यूज करना है कि आज की जरूरतें तो पूरी हुई ही हों, आने वाले जनरेशन के लिए भी आप उसको बचा करके रख सको। ऐसा नहीं है कि आज ही खा करके पूरा खत्म कर दिए। ठीक है बात? जैसे पेड़ों को अगर क्या बात करते हो, तो पेड़ जो होते हैं वो हमारे लंग्स हैं। समझ में आ गई बात? लंग्स हैं वो। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेड़ों की कटाई जो होती है उसको भी कम करके चलना है। जो भी आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, उनको भी बचा करके चलना है, क्योंकि जितने भी आपकी स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जा रही हैं नेचर में, उन सब का कुछ ना कुछ यूज़ है बेटा। समझे बात को कि नहीं समझे? तो कंज़र्व करके चलना है और सस्टेनेबल यूज़ करना है। ये सब देख-रेख कौन करता है बेटा? IUCN करता है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है बेटा? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। इसको कब बनाया गया था? 1948 में इसको बनाया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर वाइडर public for compiling and publishing IUCN Red List of Threatened Species, which assesses the conservation status of species worldwide। अब देखो, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसे बोला जाता है बेटा IUCN रेड लिस्ट। इसमें जितनी भी आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, मतलब जो लुप्तप्राय आपकी प्रजाति हैं, उनकी वो लिस्ट जारी करता है विश्व स्तर पर, जिससे उनको कंज़र्व करने के लिए जो सरकार है वो काम कर सके और उनके लिए सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें किया जा सके। तो ये IUCN रेड लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है इसके द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1948 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है बेटा? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है बात? तो 2 ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने अभी देखे, एक यूनेस्को देखा, दूसरा आपने क्या देखा बेटा? IUCN देखा। ठीक है। अब देखते हैं बाबू, अब बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन मैप वो कौन कौन से हैं? जो बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है, जिनको मैप में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया है, वो कितने हैं बेटा? वो हैं आपके 12। वो कितने हैं आपके? 12 हैं। ठीक है बात? अब जैसे पहले की अगर आप बात करते हो तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ-कहाँ पर पड़ता है बेटा? तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है। कब शामिल किया गया था? सन 2000 में। दूसरे की अगर आप बात करते हो तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको जो जो कहाँ पर स्थित है बेटा? तमिलनाडु में स्थित है। कब शामिल किया गया था? 2001 में। उसके बाद तीसरे की अगर आप बात करते हो तो वो है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। कब शामिल किया गया था? 2001 में। वहीं पर चौथे की अगर आप बात करते हो तो वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था? 2004 में। पांचवे की अगर आप बात करते हो तो मेघालय का नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, मेघालय का। इसको कब शामिल किया गया था बेटा? 2009 में। छठे की अगर आप बात करते हो तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पर स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में। इसको कब शामिल किया गया था? 2009 में। सातवां उड़ीसा वाला है बेटा सिम्पलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। कब शामिल किया गया था? 2009 में। आठवें में निकोबार वाला है बेटा, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में पड़ता है। 2013 में इसको उसमें शामिल किया गया था।
देखो, अब देखो, ये जो शामिल करने की बात हो रही है ना बेटा, ये यूनेस्को वाले में शामिल होने की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? अब जब भारत में इसको डिक्लेयर किया जाएगा, वो ईयर अलग होगा। ये जो ईयर दिया हुआ है, ये कब उन्हें यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था, ये उसकी बात कर रहा है। भारत में इसको कब मान्यता, क्योंकि 2 स्टेज बताया था ना आपको, पहले डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाएगा, फिर उसको यूनेस्को द्वारा मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ जो ड डेट लिखी हुई है, वो यूनेस्को द्वारा मान्यता देने वाली मिल रही है, जो इंटरनेशनली आपको अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन भारत में कब बनाया गया था इसको, उसकी डेट अलग होगी। 9वें की बात करते हो बेटा, अशनाकमार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको 2012 में मान्यता मिली थी। 10वीं की बात करते हो तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है, जो 2016 में इसको मान्यता मिली थी। 11वीं की अगर आप बात करते हो तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वही बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सिक्किम में स्थित है, 2018 में इसको मान्यता मिली थी। 12वें की अगर आप बात करते हो तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश वाला, और इसको 2020 में मान्यता मिली थी। तो अगर मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हो तो मध्य प्रदेश में 2 हो जाते हैं, एक पंचमढ़ी हो जाता है और सबसे नवीनतम वाला कौन-सा है बेटा? पन्ना हो जाता है। याद रखिएगा, पंचमढ़ी इससे पहले बना था और पन्ना जो है वो आपका 2020 में बना था, और पंचमढ़ी को कब मिला था बेटा? 2009 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल गई थी, एमएबी में उसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब आते हैं बेटा, अब देखिए वही सारी चीज़ें, जैसे एक-एक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब पहला है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर है बाबू? तो नीलगिरी देखेंगे, नीलगिरी कहाँ पर है बेटा? तो यहाँ पर है आपका नीलगिरी। ठीक है बात? वहीं पर एमपी की अगर आप बात करते हैं तो एमपी में 2 मैंने आपको बताए थे, पंचमढ़ी और पन्ना। फिर अमरकंटक जो है आपका, वो है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पर, छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पर है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो सिमलीपाल हो गया, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें सुंदरबन हो जाता है, मेघालय की बात करें तो नोकरेक हो जाता है, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, मानस और डिब्रू सैखोवा, मतलब ये सारे वो हैं जो भारत में तो हैं, मगर मतलब मैप में उसको शामिल अभी नहीं किया गया है। कंचनजंगा को शामिल कर लिया गया है, फिर कोल्ड डेजर्ट को भी शामिल नहीं किया गया है, नंदा देवी को शामिल कर लिया गया है, कच्छ को भी शामिल नहीं किया गया, पंचमढ़ी और पन्ना को शामिल कर लिया गया, अचनाकर अमरकंटक को शामिल कर लिया गया, नीलगिरी को शामिल कर लिया गया, अगस्त्यमलाय को शामिल कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपका ग्रेट निकोबार को शामिल कर, शेषाचलम को भी शामिल नहीं किया गया, सिम्पलीपाल को शामिल कर लिया गया, सुंदरबन को शामिल कर लिया गया। मतलब 18 में से 12 जो है उनको शामिल कर लिया गया है, लेकिन बचे हुए जो आपके 6 हैं अभी उनको शामिल नहीं किया गया है। चलिए एक-एक करके अब इनको डिटेल में हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको भारत में जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 1986 में। कब मिली थी बेटा? 1986 में। वहीं पर मैप में इसको कब शामिल किया गया था बेटा? सन 2000 में। मैप में कब शामिल किया गया था? सन 2000 में। वो अलग चीज़ है। और भारत में कब इसको मान्यता मिली थी? 1986 में। अब नीलगिरी की अगर बात करते हैं तो ये किसका-किसका पार्ट है? तो ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट का, नागरहोल डिस्ट्रिक्ट का, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट का, मदुमलाई, नीलांबुर और साइलेंट वैली, ये सारे पार्ट में आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ये भी याद करिएगा। इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए भारत का पहला जैवमंडल कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका संरक्षित जैवमंडल कौन सा है? वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है बात? अब ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है? ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। अब ये किस किस चीज जानवरों के लिए फेमस है बेटा? इसमें नीलगिरी थार आते हैं, टाइगर आते हैं और लायन टेल्ड मकाऊ आ जाते हैं। जैसे ये है आपका टाइगर, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो है आपका नीलगिरी थार है बेटा, और उसके बाद ये है आपका लायन टेल्ड मकाक। ठीक है, बाद ये कौन सा है बेटा? लायन टेल्ड मकाऊ हो जाता है। ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हीं के लिए इन सारी चीज़ों को बनाया गया है, मतलब इनके संरक्षण के लिए सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अब कहाँ पर है? जल्दी से मैप में देख लेते हैं बाबू। ठीक है बात। अच्छा, एक चीज़ और है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से और क्षेत्र आते हैं? जैसे मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बताया था ना, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या-क्या आते हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है बेटा? केरल में है। फिर मुकुरी नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु का है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कहाँ का है? कर्नाटक का है, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो भी कर्नाटक का है, मदुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु का है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये केरल का है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी केरल का है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो है तमिलनाडु का। फिर करीमीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है केरल का। मतलब इतने सारे आपके जो क्षेत्र हैं, मतलब चाहे वो नेशनल पार्क होंगे, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे, चाहे वो टाइगर रिजर्व्स होंगे, वो सब इस बायोस्फीयर रिजर्व सिस्टम के हिस्सा हैं बेटा। ठीक है बात? चलिए, अब ये है कहाँ पर, जल्दी से देखते हैं। तो ये रहा आपका नीलगिरी, ये रहा आपका नीलगिरी। नीलगिरी जो कि यहाँ पर कर्नाटक में देखा है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर यहाँ पर स्थित है। ये है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू। नेक्स्ट कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको भारत में इसको मान्यता मिली थी 1988 में। अब इसमें कौन-कौन से जिला आते हैं? इसमें चमोली जिला आता है, पिथौरागढ़ जिला आता है और बागेश्वर जिला आता है। ये 3 जिले में ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। अब उत्तराखंड की अगर आप बात करते हो, ये उत्तराखंड में स्थित है, और नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क वो इसका कोर रीजन बनाते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है, ये दोनों इसका कोर क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है बात, और इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये दोनों नेशनल पार्क आते हैं बेटा। अब ये किस किस के लिए फेमस है बेटा? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है और हिमालयन ब्लैक बियर के लिए फेमस है। ये आपका स्नो लेपर्ड हो गया बेटा, और ये हो गया हिमालयन ब्लैक बियर हो गया। ये दोनों के लिए ये वाला क्षेत्र आपका फेमस होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब ये है कहाँ पर बेटा? तो यहाँ पर देखेंगे, ये है आपका नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है बात, ये रहा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नोक्रेक मेघालय वाला, जिसको मान्यता भारत में मिली थी 1988 में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है बेटा? वेस्ट गारो हिल्स वाला जो क्षेत्र होता है वो मेघालय का यही है, और ये जो आपका नोक्रेक है ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स का। जैसे अगर आप मेघालय की बात करते हो तो गारो है, खासी है और जैंतिया है बेटा। तो गारो की हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी नोक्रेक है, और इसी में वेस्ट गारो हिल्स में आपका यही बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है बेटा। नोक्रेक नेशनल पार्क इसका कोर एरिया बनाता है, जैसे नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर आपका बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया बनाए थे, उसे नोक्रेक का जो है, नोक्रेक नेशनल पार्क जो है मेघालय का, वह इसका कोर एरिया बनाता है। अब ये फेमस किसके लिए बेटा? रेड पांडा के लिए फेमस है, और रेड पांडा क्या है बेटा? स्टेट एनिमल है सिक्किम का। और हुलॉक गिबन्स जो होते हैं वो इसके लिए फेमस है, मतलब रेड पांडा के लिए और हुलॉक गिबन्स जो होते हैं इनके लिए। ये है आपका हुलॉक गिबन और ये है आपका रेड पांडा। ठीक है बात, ये है आपका हुलॉक गिबन, ये है आपका हुलॉक गिबन और ये है आपका रेड पांडा, इन दोनों के लिए ये वाला क्षेत्र फेमस है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट। ठीक है, कहाँ पर है जल्दी से देखते हैं। ये है आपका नोकरेक। नोकरेक की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर गारो है, फिर खासी आता है, फिर जयंती आता है। तो यहाँ पर गारो वाले क्षेत्र में जो है यही आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है और नोकरेक नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, जिसको मान्यता मिली थी 1989 में मिली थी। अब देखो, ये इंडियन पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार का। अगर गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हो तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है बात, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है बात, अब ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? रामेश्वर आइलैंड उत्तर में है, नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु एंड श्रीलंका, मतलब ये पूरे क्षेत्र में। लेकिन हमें श्रीलंका वाले को नहीं देखना है अभी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ का देखना है बेटा? इंडिया वाले का देखना है। तो रामेश्वर आइलैंड से लेकर के कन्याकुमारी क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र जो होता है इसको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है बात, अब देखो कहाँ पर किस किस राज्य में स्थित है बेटा? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब देखो इसका जो कोर एरिया है वो कौन सा है बेटा? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, वो इसका कोर एरिया बनाता है। अब ये किसके लिए फेमस है बेटा? डुगोंग, जिसको आप सी काऊ बोलते हो, समुद्री गाय बोलते हो। ठीक है बात, ये है आपकी डुगोंग, जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। ठीक है बात, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। कहाँ पर है बेटा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क? यहाँ पर देखेंगे, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। ठीक है बात, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है बात, रामेश्वरम से लेकर के तमिलनाडु आपके ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये पूरा, ठीक है बात, ये पूरा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व वाले सिस्टम में आता है ये पूरा। ठीक है बात, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं बेटा सुंदरबन। इनको भी मान्यता मिली थी भारत द्वारा 1989 में। ये अब ये क्या क्या है बेटा? ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर साइट, मतलब ये सब कुछ है। सुंदरबन की अगर आप बात करते हो ये सब है। ये किसका पार्ट है बेटा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है, उसके डेल्टा का ये हिस्सा हो जाता है सुंदरबन। कहाँ पर स्थित है बेटा? भारत में वेस्ट बंगाल में स्थित है। किसके लिए फेमस है बेटा? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अब सुंदरबन का नाम किस पर पड़ा है बेटा? वहां पर एक पेड़ मिलता है, सुंदरी ट्री मिलता है, जो मैनग्रोव पेड़ ही है, सुंदरी ट्री उसके लिए होता है। सुंदरी ट्री जो मैनग्रोव ट्री है तो उसके लिए फेमस है बेटा ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट अगर पूछा जाए तो सुंदरबन है। ठीक है बात, अब इसका जो कोर एरिया बनता है वो सुंदरबन नेशनल पार्क बनता है। ठीक है बात, और किसके लिए फेमस है बेटा? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है बात, ये इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट आते हैं बाबू, कहाँ पर है? ये रहा सुंदरबन। सुंदरबन, ठीक है बात, ये रहा सुंदरबन वाला क्षेत्र। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी, यह एक टाइगर रिजर्व है, ये एक एलिफेंट रिजर्व है, ये एक नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये एक रामसर साइट भी है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन ही है। ये किसका सिस्टम है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का सिस्टम होता है। किसके लिए फेमस होता है बेटा? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है बेटा? सुंदरी ट्री के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि एक मैंग्रोव ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर आते हैं बेटा मानस। मानस जो है वो 1989 में इसको मान्यता मिली थी, असम में है बेटा। मानस किसके नाम पड़ा है? मानस नदी वहां से प्रवाहित होती है, उसके नाम पर ये मानस नेशनल पार्क बना है। अब देखो, कोकराझार, बोगाईगांव, बारपेटा, नालबारी, कमरूप, दरांग डिस्ट्रिक्ट,
ये सब क्या है बेटा, वह इसके क्षेत्र में आने वाले आपके जिले हैं। और इसका जो कोर एरिया है वो क्या है बेटा, मानस नेशनल पार्क है, वो इसका कोर एरिया है। अब ये क्या क्या है बेटा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट साइट है, टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है बात। अब ये किस राज्य में पड़ता है बेटा, असम में पड़ता है। ठीक है बात। अब ये किसके किसके लिए फेमस है बेटा, ये फेमस है एशियाटिक एलिफेंट के लिए, टाइगर के लिए, असम रूफ्ड टर्टल के लिए, हिस्पड हेयर के लिए, गोल्डन लंगूर के लिए और पिग्मी हॉक के लिए। कौन कौन से हैं? देखो बेटा, ये है पिग्मी हॉक। कौन सा बेटा, पिग्मी हॉक सुअर है, छोटा छोटे साइज का। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें तो असम रूफ्ड टर्टल है, ये असम रूफ टर्टल है, ये असम रूफ टर्टल है। उसके बाद इसकी अगर बात करते हो तो ये क्या है बेटा, ये आपका गोल्डन लंगूर है। ये कैसा कौन सा लंगूर है बेटा, गोल्डन लंगूर है। अगर आप इसकी बात करते हो तो एशियाटिक एलिफेंट है। ये क्या है बेटा, एशियाटिक एलिफेंट है। ठीक है बात, इतना याद रहेगा। ठीक है, आपको टाइगर तो पता ही है, तो ये सारे क्षेत्र, ये सारे जो अन्य जानवर थे जो पिछले बारे में आपने पिछले स्लाइड्स में आपने नहीं देखा था, तो यहाँ पर मैंने उसको बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, कहाँ पर है, पहले इसको देख लेते हैं। ये रहा आपका मानस, ये रहा आपका मानस नेशनल पार्क, यहाँ पर है आपका मानस। ठीक है बात, मानस नेशनल पार्क है ये वाला। ठीक है बात। उसके बाद आगे जब आएंगे तो यहाँ पर डिब्रू साइखोवा बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है बात, मानस है, आसाम में दो हैं, एक मानस है और दूसरा डिब्रू साइखोवा है। ठीक है, अभी आपने मानस देखा। फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1989 में इसको मान्यता मिली थी। ये सदर्न मोस्ट ऑफ अदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखेंगे तो सबसे सदर्न मोस्ट में जो है वो ग्रेट निकोबार पड़ता है। निकोबार ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रेट निकोबार है, वहीं पर आपका ये निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है बेटा ये। अब यहाँ पर फेमस क्या है बेटा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जो यहाँ पर फेमस है। अच्छा, जो 85% हिस्सा है, जो वही मैंने आपको बताया था, जो 85% हिस्सा है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड का है, जो कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। जैसे अगर आप बात करते हैं तो अंडमान ग्रुप हो गया बेटा ये, उसे कार निकोबार हो गया, मिडिल निकोबार हो गया और उसके बाद ग्रेट निकोबार हो गया। तो 85% जो हिस्सा है वो आपका कहाँ पर पड़ता है, आपकी ग्रेट निकोबार में, जो सदर्न मोस्ट हिस्सा है ये अंडमान ग्रुप है। उसका नीचे क्या है, आपका निकोबार ग्रुप है। तो निकोबार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि निकोबार में हिस्सा है। लेकिन पूरा अगर आप आर्कीपेलागो देखोगे तो ये अंडमान है निकोबार ही हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो कोर एरिया है वो कौन कौन सा है बेटा, पहला है कैम्बल बे नेशनल पार्क, वो इसका कोर एरिया बनाता है, नॉर्थ पार्ट। और जो गलेथा नेशनल पार्क है वो सदर्न इंटीरियर में पड़ता है, वो इसका साधन मोस्ट आपका बनता है। तो मतलब इसके कोर एरिया में दो नेशनल पार्क आते हैं, एक कैम्बल नेशनल पार्क और दूसरा आपका गलाथिया नेशनल पार्क। ठीक है बात, पहला कौन सा है बेटा, कैम्बल नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा है बेटा, गलाथिया नेशनल पार्क। ये दोनों इसके कोर एरिया का निर्माण करते हैं। किसके लिए फेमस है बेटा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। ये है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है बात, नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है आपका ग्रेट निकोबार, यहाँ पर रहा ग्रेट निकोबार, यहाँ पर स्थित है। देखो सबसे सदर्न मोस्ट है ये वाला जो समूह देख रहे हो, ये अंडमान समूह है। उसे नीचे देखोगे तो आपका निकोबार समूह है। तो निकोबार का जो सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा, निकोबार ग्रुप का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा जो है वो है आपका ग्रेट निकोबार। तो यहीं पर आपका ग्रेट निकोबार आपका बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, तब आपके इक्वेटर के नजदीक पड़ता है ये। अब आते हैं बेटा सिंपलीपल, जो 1994 में इसको मान्यता मिली थी भारत में। अब ये क्या है बेटा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा का है उसका हिस्सा है बेटा, उड़ीसा में ये पड़ता है। फिर यहाँ पर बेटा कौन कौन चीजें फेमस है, यहाँ पर गौर है, रॉयल बंगाल टाइगर है और एशियन एशियन एलिफेंट है बेटा। अब इंपॉर्टेंट एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व भी है, मतलब यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। अब इसका जो कोर एरिया है वो क्या है बेटा, सिंपलीपल नेशनल पार्क वो इसका कोर एरिया बनाता है। बफर अगर बात करते हैं तो बफर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाता है, जैसे हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसका आपका क्या बनाता है बेटा, और वो बफर बनाता है। और कुलदीहा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसका क्या बनाता है, आपका बफर क्षेत्र बनाता है। तो आप सिर्फ कोर ही याद करो, कोर इसका क्या है बेटा, सिंपलीपाल नेशनल पार्क है वो इसका कोर। अब या अगर बात करते हो तो आपने रॉयल बंगाल टाइगर देख लिया था, एशियन एलिफेंट भी देख लिया था, असम में मानस में दिखाया था आपको। तो गौर क्या है बेटा, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका गौर है। ठीक है, बड़े साइज का भैंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है बेटा, ये देखो यहाँ पर आपको सिंपलीपल देखने को मिल जाता है, सिंपलीपल देखने को मिल जाता है। ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में या मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपका। ठीक है, अब देखो अब है दिहांग और दिबांग, 1998 में इसको मान्यता मिली थी। ये भी असम में आपका स्थित है। ये पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली, सियांग ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है बेटा। तो सियांग और दिबांग, दिबांग जो है वो इसकी सहायिका है बेटा, उसकी वैली में ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। कौन से राज्य में है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में है बेटा। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिलती है, मिश्मी टाकिन मिलती है और मस्क डियर मिलता है। अब इसके कोर की अगर आप बात करें तो कोर में इसके नेशनल पार्क है, वो कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, मॉलिंग नेशनल पार्क इसका कोर है। बफर की अगर आप बात करते हो तो बफर में इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, जिसको बोला जाता है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ये आपका मस्क डियर,
ठीक है, कस्तूरी मृग जिसको बोला जाता है वो मस्क डियर है, और ये है आपका बड़े साइज का भेड़ जिसको बोला जाता है मिश्मी टाकिन बोला जाता है। ये आपको सेकंड वाला इस इमेज जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पर है ये देखो, दिहांग दिबांग जो है ये आपका कहाँ पर है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में हो गया यहाँ पर। ठीक है, बात अभी बचा हुआ है आपका डिब्रू साइखोवा, अभी वो आगे बताता हूँ। ठीक है, फिर डिब्रू साइखोवा 1997 में आता है। ये कहाँ पर है बेटा, आपके असम वाले क्षेत्र में है। ये पार्ट पार्ट है किस कौन कौन से जिले का बेटा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, उसका हिस्सा है बेटा। असम में ये पड़ता है डिब्रू साइखोवा। अब इसकी कोर एरिया की बात करते हैं तो उसमें जो नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। अब ये किसके लिए फेमस है बेटा, ये व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए फेमस है, वाटर बफेलो के लिए फेमस है, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल के लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है, और कैप्ड लंगूर के लिए फेमस है। अब ये जो आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन पर आया है आपके सामने, ये आपका ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल है बेटा, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल है ये। अब ये जो है आपके सामने, ये है आपका व्हाइट विंग्ड वुड डक है, व्हाइट विंग्ड वुड डक है। ये जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये आपका कैप्ड लंगूर है। ये क्या है बेटा, कैप्ड लंगूर है। और ये जो है आपको वाटर बफेलो देखने को मिल जा रहा है। ये क्या मिल जा रहा है बेटा, वाटर बफेलो देखने को मिल जा रहा है। टाइगर तो आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है बात, ठीक है, कहाँ पर पड़ जा रहा है बेटा, तो ये रहा आपका डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है बात, ये रहा डिब्रू साइखोवा। ये है दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। ये आप लोगों ने देख लिया मानस, ये आप लोगों ने देख लिया नोक्रेक, ये आप लोगों ने देख लिया सुंदरबन, यहाँ पर आपने देख लिया आपका सिंपलीपल, इधर आप लोगों ने देख लिया ग्रेट निकोबार, इधर आप लोगों ने देख लिया नीलगिरी, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया क्या बेटा, नीलगिरी देख लिया, ऊपर आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर नंदा देवी। ठीक है बात, 10 हो गए होंगे लमसम, आप लोगों ने आज 10 देखे। इसके बाद जो बचे हुए 8 हैं वो अगले लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगा, जो आपकी आएगी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया पार्ट 2। ठीक है, ये जल्दी ही इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। जो मेहनत आपके लिए की जा रही है उसकी थोड़ा सा मुझे सफलता मिल जाए। बायोस्फीयर स्टैटिक जीके अब मैं धीरे धीरे आपको करवाता रहूंगा, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं उसी तरह नेशनल पार्क आप लोग को याद करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट डेज याद करवा दूंगा, फेयर्स एंड फेस्टिवल याद करवा दूंगा। तो जितने भी मेरे पास लगभग लगभग अगर आप देखोगे, मेरे पास ऑलमोस्ट 60 to 70 टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, वो धीरे धीरे मैं आपके साथ अपलोड करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है बात, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।